जिंदगी हर हाल में एक मुकाम मांगती है। जिंदगी हर हाल में एक मुकाम मांगती है। किसी का नाम तो किसी से ईमान मांगती है। बड़ी हिफाजत से रखना पड़ता है दोस्त इसे। रूठ जाए तो मौत का सामान मांगती है। रूठ जाए तो मौत का सामान मांगती है। प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिज्ञासा क्लासेस में। जैसा कि हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हल कर चुके हैं, जिसमें प्रश्नों की संख्या 20 से 40 तक थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के आया हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट किया गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का 41 नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का 41वां क्वेश्चन है कि दो या दो से अधिक शाखाओं में विभाजित होने वाले परिपथ को कौन सा परिपथ कहा जाता है। ऑप्शन ए श्रेणी परिपथ, ऑप्शन बी समांतर परिपथ, ऑप्शन सी खुला परिपथ, ऑप्शन डी बंद परिपथ। तो चलिए कमेंट बॉक्स को चलाइए। पहले की तरह ही कमेंट बॉक्स को चलाते रहें कि 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बेसिक इलेक्ट्रिसिटी प्रारंभिक विद्युत चैप्टर नंबर 5 जो ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बच्चों का ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो उसमें 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दो या दो से अधिक शाखाओं में विभाजित होने वाले परिपथ को कौन सा परिपथ कहा जाता है। तो आंसर दीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स को चलाते रहें, सही गलत का आंसर दीजिए। जब तक आप आंसर नहीं देंगे तब तक आप अपनी आप को परख नहीं पाएंगे कि आप अभी तक कितनी तैयारी कर चुके हैं। तो 41 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या, दो या दो से अधिक शाखाओं में विभाजित होने वाले परिपथ को कौन सा परिपथ कहते हैं, समांतर परिपथ कहते हैं। 41 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। क्योंकि जहाँ आपको पता होगा कि जहाँ पे करंट बटेगी, जिस सर्किट में या जिस परिपथ में करंट बटेगी तो कौन सा परिपथ, समांतर परिपथ। अगर करंट नहीं बट रही है तो कौन सा परिपथ, श्रेणी परिपथ। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 41 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओम को कैसे परिभाषित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओम को कैसे परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए पारे के स्तंभ के द्वारा, ऑप्शन बी कार्बन के घन, ऑप्शन सी तांबे के घन, ऑप्शन डी तार की इकाई लंबाई। तो 42 का आंसर दीजिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय ओम कैसे परिभाषित किया जाता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा पारे के स्तंभ के द्वारा। पारे के स्तंभ के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय ओम को परिभाषित किया जाता है। ठीक ना, ऑप्शन ए सही है। 42 नंबर का आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान क्या होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड कहें तो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान क्या होता है। ऑप्शन ए 1.049 एब्सोल्यूट ओम, ऑप्शन बी 1.00049 एब्सोल्यूट ओम, ऑप्शन सी 0.99951 एब्सोल्यूट ओम, ऑप्शन डी 0.0951 एब्सोल्यूट ओम। तो 43 नंबर का आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में कि एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान क्या होता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान 1.049 एब्सोल्यूट ओम होता है। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, 43 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक, 43 का आंसर ए हो जाएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम का मान होता है 1.049 एब्सोल्यूट ओम। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परिपथ में धारा के प्रवाह के विरोध को क्या कहा जाता है। यानी किसी भी सर्किट में धारा के प्रवाह के विरोध को क्या कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक प्रकार से कहें तो इलेक्ट्रीशियन के लिए रसगुल्ला क्वेश्चन, जो काफ़ी पसंदीदा और काफ़ी चर्चित क्वेश्चन, जिसके बारे में हम लोग
बार बार इलेक्ट्रीशियन में बार बार चर्चाएं होती रहती हैं कि किसी भी सर्किट में जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है कंडक्टेंस, ऑप्शन बी है इंडक्टेंस, ऑप्शन सी है वोल्टेज, ऑप्शन डी है रेजिस्टेंस। तो चलिए आंसर दीजिए। मैं आशा करता हूँ कि 44 नंबर का आंसर बहुत से स्टूडेंट सही आंसर दिए होंगे, और जो लोग गलत भी दिए होंगे उनको घबराना नहीं है। घबराने से कुछ नहीं होता है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। रिपीटेड क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 2 3 जो भी चल रहा है, उनको क्या करें, रिवाइज करते रहें। रिवाइज करने से ही होगा, घबराने से कुछ नहीं होगा। ठीक, तो ये नहीं घबराना है कि हम जो भी ये सब क्वेश्चन है इसका आंसर गलत दे रहे हैं। एक बार गलत देंगे, फिर दोबारा अगर इसको रिपीट करके वीडियो देखेंगे तो फिर आपको ये आंसर आप खुद सही अपने आप देने लग जाएंगे, क्योंकि एक बार आपके आंखों के सामने से क्वेश्चन गुजर चुका है। तो इतना तक तो करिए, कम से कम क्वेश्चन को अपने नज़र के सामने से एक बार ज़रूर गुजार दें। जितने भी सीरीज चल रही है, अगर यार कोई ज़रूरी तो है नहीं कि सब सीरीज जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं याद हो ही जाए, नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि सब प्रत्येक क्वेश्चन याद ही हो जाए। हाँ, लेकिन ये संभव जरूर है कि अपने आँख के सामने से एक बार इसको गुजार लें कि एक क्वेश्चन हमने पढ़ा है। ठीक, तो परिपथ में धारा के प्रवाह को क्या कहता है, प्रतिरोध कहा जाता है, यानी प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। 44 का आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। 44 का डी सही है कि परिपथ में धारा के प्रवाह के विरोध को प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन, एनटीसी का पूरा नाम क्या है। एनटीसी का पूरा नाम क्या है, यानी एनटीसी का फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे 45 नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन ए नियॉन टेम्परेचर कंडक्टर, ऑप्शन बी न्यूट्रल टेस्ट कंडक्टर, ऑप्शन सी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऑप्शन डी नेगेटिव टेम्परेचर कोऑर्डिनेट। चलिए तो 45 नंबर का आंसर दीजिए, क्या होगा एनटीसी का फुल फॉर्म। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। एनटीसी का पूरा नाम क्या होगा, मैं आशा करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे होंगे। सीरियस मूड में आंसर दीजिए। 45 नंबर का आंसर क्या होगा, तो एनटीसी का फुल फॉर्म होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ऋणात्मक तापमान गुणांक। ठीक, हिंदी होता है इसका ऋणात्मक तापमान गुणांक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 45 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है ना, 45 का आंसर सी हो जाएगा। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब ऋणात्मक तापमान गुणांक। चलिए 45 का सी निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीटीसी का फुल फॉर्म क्या होगा। बहुत बढ़िया, अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा कि एनटीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, लेकिन 46 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया आपसे कि पीटीसी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो घबराना नहीं है, धैर्य के साथ आंसर देना है। पहले पढ़िए क्वेश्चन को, आराम से पढ़िए कि 46 नंबर का ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, प्लांट टाइप सर्किट नहीं, ऑप्शन बी पार्ट टाइम कैपेसिटी नहीं, ऑप्शन सी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये हो सकता है पॉजिटिव टाइप चेंजर नहीं। तो इसमें पीटीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी धनात्मक तापमान गुणांक, धनात्मक तापमान गुणांक। ठीक, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, 46 का आंसर सी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 नंबर, विद्युत भट्ठी के तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 47 नंबर का, विद्युत भट्ठी के तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी मल्टीमीटर, ऑप्शन डी पायरोमीटर। यानी विद्युत भट्ठी के तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत भट्ठी के तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है। तो अधिक तापमान, ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ पे मापना हो, अधिक टेम्परेचर मापना हो तो उससे किसके द्वारा मापते हैं, पायरोमीटर के द्वारा मापते हैं। ठीक ना, थर्मामीटर के द्वारा भी तापमान ही मापते हैं, लेकिन वो कौन,
न्यूनतम तापमान, कम तापमान, और अधिक, जहाँ पे अधिक तापमान हो, अधिक तापमान मापने के लिए पायरोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? लैक्टोमीटर से दूध की मात्रा को मापते हैं। मल्टीमीटर से प्रतिरोध, वोल्ट, धारा इत्यादि की गणना करते हैं। लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या है? विद्युत भट्ठी के तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो 48 नंबर क्वेश्चन को बताना है कि जो निम्नलिखित में दिया गया है ऑप्शन ए P बराबर वी स्क्वायर अपान आर, ऑप्शन बी I बराबर P अपान भी, सी, ऑप्शन सी है I बराबर अंडर रूट P अपान अंडर रूट आर, ऑप्शन डी V बराबर अंडर रूट P अपान आर। तो यानी इनमें से कौन सही नहीं है? यानी P बराबर चाहे I बराबर, मतलब कौन सा सही नहीं है? जो भी सूत्र लिखा गया है इनमें से कौन सही नहीं है और कौन सही है? तो आपको पता है यहाँ पे P बराबर V गुणे I, जो फार्मूला है पावर का, P बराबर V इंटू आई। तो पक्षांतर करेंगे तो P बराबर V स्क्वायर अपान आर, V बराबर I इंटू आर होता है ना। तो P बराबर V स्क्वायर अपान आर, यह भी सही है। I बराबर P अपान V, मतलब P बराबर V इंटू आई, दूसरा भी सही है। तीसरा I बराबर अंडर रूट P अपान अंडर रूट आर, यह भी सही है। ऑप्शन डी V बराबर अंडर रूट P अपान आर, ये ऑप्शन क्या है? गलत है, यानी ये नहीं हो सकता है। ये भी वोल्टेज का ये सूत्र नहीं होता है कि अंडर रूट P अपान आर। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्या है? गलत है, मतलब सही नहीं है, और सब सही है। P बराबर V स्क्वायर अपान आर, I बराबर P अपान V, और I बराबर अंडर रूट P अपान अंडर रूट आर, क्या है? सब सही है। तो 48 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सही नहीं है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? यानी ऑप्शन ए मिली एम्पियर छोटा है माइक्रो एम्पियर से, ऑप्शन बी एम्पियर छोटा है माइक्रो एम्पियर से, ऑप्शन सी एम्पियर छोटा है मिली एम्पियर से, ऑप्शन डी माइक्रो एम्पियर छोटा है मिली एम्पियर से। तो चलिए आपको आंसर देना होगा कि मिली एम्पियर बड़ा है कि माइक्रो एम्पियर, एम्पियर बड़ा है कि माइक्रो एम्पियर, कि एम्पियर बड़ा है कि मिली एम्पियर। ये आपको संबंध इसमें दिया गया है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है, कि मतलब ऑप्शन डी सही है कि ऑप्शन सी सही है कि ऑप्शन बी सही है कि ऑप्शन ए सही है। आंसर दीजिए ध्यान से, बड़ी इसमें ध्यान देना है। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये हल कर रहे हैं, ध्यान से हल करेंगे तब जाकर के बात बनेगी, वरना बात बिगड़ जाएगी और एक नंबर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो 49 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या? डी, माइक्रो एम्पियर छोटा है किससे? मिली एम्पियर, यानी माइक्रो एम्पियर छोटा है, मिली एम्पियर बड़ा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही है, 49 का डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है? यानी 50 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है। तो पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है? ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी शून्य,
ऑप्शन सी 1 ओम, ऑप्शन डी 1 मेगा ओम। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है। तो 50 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या, कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। 50 का आंसर हो जाएगा 0 ओम। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही, 50 का बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है क्या, पृथ्वी का प्रतिरोध 0 होता है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी परमाणु के नाभिक पर कैसा आवेश होता है, किसी भी परमाणु के नाभिक पर कैसा आवेश होता है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए धनावेश, ऑप्शन बी ऋणात्मक आवेश, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 51 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन। किसी भी परमाणु के नाभिक पर कैसा आवेश होता है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित होते हैं। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसमें कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। प्रोटॉन पे धनावेश होता है और क्या नाम है न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, उदासीन होता है। ठीक, ये हो गया नाभिक। तो पूछ रहा है किसी भी परमाणु के नाभिक पर कैसा आवेश होता है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक पर हमेशा धनावेश होता है। कैसा आवेश होता है, धनावेश। ऑप्शन ए सही है। ठीक, 51 का ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन, धनावेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कक्षक में, ऑप्शन बी नाभिक में, ऑप्शन सी ए एंड बी यानी कक्षक और नाभिक दोनों में, ऑप्शन डी कोई नहीं यानी इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन हम पढ़ रहे हैं प्रारंभिक विद्युत में कहें तो प्रारंभिक विद्युत इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द ही घूमती है। इलेक्ट्रॉन के तहत इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार का क्या है, आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश के रूप में कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन ही तो चलता है। इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन आवेश ही होते हैं। कौन होते हैं, ऋणात्मक आवेश होते हैं। तो भाई ऋणात्मक है यानी कमजोर है, हल्का होता है। प्रोटॉन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है। कितना गुना हल्का होता है, 1/1840 गुना हल्का होता है। इसलिए क्या करता है बेचारा, नाभिक से क्या करता है, बाहर हो जाता है। नाभिक से बाहर हो जाता है और किसमें चला जाता है, कक्षक में। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, कक्षक में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। ठीक, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिट में पाए जाते हैं। ठीक ना। चलिए, तो 52 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ए, इलेक्ट्रॉन हमेशा कक्षक में पाए जाते हैं। ठीक ना। सबसे भारी पूछ लिया जाए तो सबसे भारी कौन होते हैं, सबसे भारी होता है कौन, न्यूट्रॉन। सबसे भारी न्यूट्रॉन। उसके बाद क्या आता है, प्रोटॉन। फिर उसके बाद तब आता है न्यूट्रॉन, एन। ठीक, उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे भारी न्यूट्रॉन, फिर उससे हल्का प्रोटॉन, फिर प्रोटॉन से हल्का इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन और सबसे भारी क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन कक्षक में पाए जाते हैं। ठीक ना। 52 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ए नाभिक में, ऑप्शन बी कक्षक में, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों में, नाभिक और कक्षक दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दीजिए।
ऑप्शन ए नाभिक में, ऑप्शन बी कक्षक में, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन, जैसा कि पिछले 52 नंबर और 51 नंबर क्वेश्चन से आपको पता चल गया होगा कि न्यूट्रॉन हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। किसमें? नाभिक में। नाभिक में कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं किसमें? कक्षक में पाए जाते हैं, ठीक, जिन्हें ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश? ऋणावेश। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश? धनावेश। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। सबसे भारी कौन? न्यूट्रॉन। सबसे हल्का कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या संबंध होता है? प्रोटॉन भारी होता है कितना गुना? 1840 गुना भारी होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से, ठीक। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? 53 नंबर का आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन हमेशा कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में, ठीक ना। चलिए, बहुत बढ़िया। शेयर और सब लाइक करना ना भूलें आप लोग, शेयर करते रहें। जो भी आप लोगों के पास स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है उसमें शेयर करते रहें आप लोग, क्योंकि और भी बच्चों को ये वीडियो देखने को मिले, जिससे वो लोग क्या करें, अपनी जानकारी, कितना जानकारी है उसको परखें, अपनी तैयारी को एक मजबूत बनाएं कि हम जो तैयारी कर रहे हैं उसका कुछ मतलब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, इनपुट में हम जो दे रहे हैं तो आउटपुट में कुछ मिलना चाहिए। कितना मिल रहा है आउटपुट में? तो आपकी उस किस पे डिपेंड करेगा? दक्षता पे। दक्षता का सूत्र क्या होता है? आउटपुट बटा के इनपुट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन धारा के किस दिशा में गति करते हैं? 54 नंबर। इलेक्ट्रॉन धारा के किस दिशा में गति करते हैं? ऑप्शन ए समान दिशा में, ऑप्शन बी विपरीत दिशा में, ऑप्शन सी दाएं से बाएं दिशा में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 54 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग। 54 नंबर का आंसर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन धारा के किस दिशा में गति करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि धारा की दिशा क्या होती है और इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है। जो गति करते हैं वो कौन सी दिशा होती है? तो धारा हमेशा कैसे चलती है? प्लस से निकल करके माइनस की ओर चलती है, ठीक। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? सोर्स के माइनस से निकल कर प्लस की ओर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन धारा किस प्रकार गति करते हैं? विपरीत गति करते हैं, मतलब उल्टा गति करते हैं, ठीक। ये प्लस से माइनस की ओर जाती है, धारा प्लस से माइनस की ओर जाती है, और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर जाते हैं। तो आपस में विपरीत हुए कि नहीं हुए? तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा क्या? विपरीत दिशा, यानी उल्टा चलती है। इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो गया बी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो बिंदुओं के बीच में विभव के अंतर को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से ही पता चल गया कि क्या कहा जाता है। दो बिंदुओं के बीच में के विभव को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए एडमिटेंस, ऑप्शन बी ईएमएफ, ऑप्शन सी एमएमएफ, ऑप्शन डी विभवांतर। तो क्वेश्चन नंबर 55 बहुत बढ़िया क्वेश्चन कि भाई आपको पता है कि धारा प्रवाहित होने के लिए क्या होना आवश्यक है। किसी भी सर्किट में अगर धारा प्रवाहित कराना है तो उसमें दोनों बिंदुओं के बीच क्या होना चाहिए? दोनों बिंदुओं के बीच क्या होना चाहिए? विभवांतर होना चाहिए, यानी दोनों बिंदुओं के बीच विभवों में अंतर। तो क्या कह रहा है? दो बिंदुओं के बीच में विभव के अंतर को क्या कहता है? ऑप्शन नंबर डी विभवांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभवांतर। विभवांतर नहीं रहेगा तो परिपथ में धारा का प्रवाह होना क्या है? मुश्किल है, मतलब धारा का प्रवाह क्या होगा? शून्य होगा। तो इसलिए क्या विभवांतर होना चाहिए, V1 और V2, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे बोलते हैं। तो VD बराबर पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है? V1 माइनस V2। विभवांतर का सूत्र होता है V1 माइनस V2। किसी भी सर्किट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको कर लीजिए आप लोग। 55 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको VVI कर लीजिए। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट VVI,
ठीक, BBI कर लीजिए, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच किसी भी परिपथ में विभवांतर का होना जरूरी है। अगर विभवांतर नहीं है तो धारा का प्रवाह नहीं है, अगर विभवांतर है तो धारा का प्रवाह है, होना संभव है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। आपको पता चल गया होगा दो बिंदुओं के बीच में विभव के अंतर को क्या कहता है? विभवांतर। 55 का आंसर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य हो तो उसमें धारा का मान क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन में हमने इसको काफ़ी विस्तार से बताया था, वही क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। बहुत ही लल्लन टाप VVI, एक तरह से कह लें तो ट्रिपल स्टार कर लीजिए इसको, VVI कह लें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 56 नंबर क्वेश्चन, जब दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य हो तो उसमें धारा का मान भी क्या होगा? ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी इकाई, ऑप्शन सी अधिकतम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 56 नंबर का आंसर तो अब बताने की हमें लगता है कोई ज़रूरत नहीं होगी। सभी स्टूडेंट 56 नंबर का आंसर, हमें उम्मीद है कि 99% स्टूडेंट 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर हो जाएगा शून्य, क्योंकि हमने बता चुके हैं आपको कि किसी भी सर्किट में धारा प्रवाहित होने के लिए उसमें विभवांतर का होना क्या है? जरूरी है। अगर विभवांतर का मान शून्य है तो क्या नाम है कि उसमें धारा का मान भी क्या होगा? शून्य हो जाएगा। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है। ठीक, 56 का आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित होने के लिए क्या जरूरी है? चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित होने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए विभवांतर, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी EMF, ऑप्शन डी एडमिटेंस। तो काफ़ी लल्लन टॉप क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के सामने, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपको काफ़ी उत्साहित करेगा। जो क्वेश्चन आपको क्या करेगा? काफ़ी उत्साहित करेगा ये क्वेश्चन देख करके कि भाई किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित होने के लिए क्या जरूरी है। तो किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित होने के लिए क्या जरूरी है हमने पिछले क्वेश्चन में बता दिए हैं। ठीक, तो चलिए ऑप्शन ए है क्या? विभवांतर, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी EMF, ऑप्शन डी एडमिटेंस। तो 57 नंबर का आंसर भी आप लोग दे चुके होंगे कि किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित होने के लिए क्या जरूरी है? धारा प्रवाहित होने के लिए विभवांतर का होना जरूरी है। देख रहे हैं ना, विभवांतर का ही सवाल है। एक ही टॉपिक से आपको तीन तरह से क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक ना, है विभवांतर ही, लेकिन आपसे 3 तरीके से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो इसमें धैर्य रख के और ध्यान देना है, ध्यान देंगे तभी जाकर के बात बनेगी कि पूछ क्या रहा है। 57 नंबर का आंसर हो गया क्या? ए विभवांतर। 57 का आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 नंबर क्वेश्चन है, 7/22 से आप क्या समझते हैं? 7/22 से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन ए 22 तार 7 गेज के, ऑप्शन बी 7 तार 22 गेज के हैं, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। एक तरह से कहें तो आप इसको भी VVI कर सकते हैं, ट्रिपल स्टार कर लें, इसको बना लीजिए स्टार मार्क करके कि 7/22 से आप क्या समझते हैं। तो 7/22 से आप क्या समझते हैं? 58 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 58 नंबर का हो जाएगा आंसर बी, यानी 7/22 का मतलब हो गया 7 तार रहेंगे किस गेज के? 22 गेज के, 7 तार 22 गेज के। ठीक है ना, ऐसे कभी भी आपको पूछ दिया जाए कि 7/22 या 6/20 या 5/18
तो इसका मतलब हो गया कि 5 तार रहेंगे 18 गेज के, 6 तार रहेंगे 20 गेज के, 7 तार रहेंगे 22 गेज के। गेज गेज मतलब उसकी क्या, वायर की माप लेते हैं। किससे मापते हैं? SWG से, SWG से, स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज होता है ना, स्टैंडर्ड वायर गेज से किसी भी कंडक्टर या तार की क्या करते हैं, माप ले, गेज मापते हैं ना कि कितने गेज का है, कितने mm का है। तो इससे ये पता चलता है कि 7 तार हैं 22 गेज के, इससे हम यही समझते हैं। 58 का आंसर हो गया बी। 7/22 से हम यही समझते हैं कि ऊपर वाला जो अंश, एक प्रकार से कहें कि अंश जो होता है वो तारों की संख्या को इंडिकेट करता है, और जो नीचे हर वाली संख्या होती है वो वायर के गेज को इंडिकेट करता है। ठीक है ना। तो 58 नंबर का आंसर क्या हो गया? बी, 7 तार 22 गेज। अब कभी भी अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आपको बस यही समझना है कि अंश जो रहेगा वो किसको इंडिकेट करेगा, तार को, तार की संख्या को, और जो नीचे हर रहेगा वो किसको इंडिकेट करेगा, वायर के गेज को इंडिकेट करेगा। ठीक है ना। तो 58 का आंसर क्या हो गया? बी, 7 तार 22 गेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध, आपको विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बताई गई होगी। विशिष्ट प्रतिरोध, ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी चालक का व्यास। ऑप्शन सी चालक के पदार्थ की प्रकृति। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। यानी 59 नंबर का क्वेश्चन कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा, किस पे निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए दिया है चालक की लंबाई पर। ऑप्शन बी दिया है चालक के व्यास पर। ऑप्शन सी दिया है चालक के पदार्थ की प्रकृति। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो 59 का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध जो कि फार्मूला आपको पता है कि R बराबर क्या होता है, रो L अपान A। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो रो का मान निकल जाएगा। तो R बराबर, अब यहाँ पे लिख तो नहीं पा रहे हैं, जगह कम है, इसलिए बस आप हमारी बातों को समझिए। R बराबर रो L अपान A फार्मूला होता है। ठीक ना। तो जब रो को इधर छोड़ेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, R इंटू A अपान L। ठीक ना। तो R बराबर क्या हो गया, प्रतिरोध। रो बराबर क्या हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। और L बराबर लंबाई, A बराबर क्रॉस सेक्शनल एरिया। रो मतलब पदार्थ की प्रकृति हो गई ना, पदार्थ, चालक के पदार्थ की प्रकृति, किस पदार्थ का चालक बना हुआ है। तो मोटी मोटा हम ये जानते हैं कि R बराबर रो L अपान, अगर आपको याद है तो इससे आप पक्षांतर करके इसमें निकाल सकते हैं कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई पर और चालक के व्यास पर और चालक किस पदार्थ का बना और पदार्थ की प्रकृति कैसी है उस पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो 59 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना। ऑप्शन ए 100 वाट घंटा। ऑप्शन बी 1000 वाट घंटा। ऑप्शन सी 10 वाट घंटा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपसे सीबीटी एग्जाम में, आईटीआई के सीबीटी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि काफ़ी देखने में हलवा लगते हैं, लेकिन स्टूडेंट यहीं पर गलती कर जाते हैं और बाद में आकर के बोलते हैं कि क्वेश्चन तो हमने पूरा किया था लेकिन क्या हमने, पता नहीं हम कैसे फेल हो गए। ठीक, तो फेल बाबू कोई जानबूझ करके नहीं होता है। फेल थोड़ी सी सावधानी कहें तो ध्यान नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन को केयर करके पढ़ेंगे, ध्यान दे करके पढ़ेंगे, तब जा कर के इसका अगर आंसर देंगे तब जा कर के आप क्या होंगे, आप सीबीटी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। अगर वहीं ध्यान से नहीं, काफ़ी हलवा क्वेश्चन समझ करके कोई भी ऑप्शन टिक कर दिए तो वहीं क्या करता है, दिक्कत कर जाता है। तो यहाँ पे 60 नंबर का क्वेश्चन 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है 100 वाट घंटा, 1000 वाट घंटा, 10 वाट घंटा, इनमें से कोई नहीं। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, 1000 वाट घंटा। 60 का बी, 60 का हो जाएगा बी।
कौन सा आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1000 वाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट, चाहे 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। ठीक, 1000 वाट। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 61 नंबर। चालकता को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है, चालकता को इस तरह भी प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए ओम प्रति मीटर, ऑप्शन बी मीटर प्रति ओम, ऑप्शन सी महो प्रति मीटर, ऑप्शन डी महो। तो कंडक्टेंस कहें तो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस की हिंदी क्या होती है? चालकता। चालकता किसका विपरीत होता है? रेजिस्टेंस। किसका? प्रतिरोध का। तो रेजिस्टेंस का मात्रक आपको क्या होता है? आर का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। तो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को किस, चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं? जी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? जी से। कंडक्टेंस। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। तो जब रेजिस्टेंस का मात्रक ओम है तो कंडक्टेंस का मात्रक भी हो जाएगा क्या? महो। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, ऑप्शन डी, चालकता को महो से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल, पीतल किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन ए तांबा तथा टीन, तांबा तथा टीन। ठीक, तांबा तथा टीन। ऑप्शन बी तांबा तथा कांसा, ऑप्शन सी तांबा तथा जस्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 62 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि 62 नंबर का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, कि ऑप्शन सी सही होगा, कि ऑप्शन डी सही होगा? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो 62 नंबर का आंसर क्या होगा? 62 नंबर का आंसर, 62 नंबर का आंसर हो जाएगा तांबा तथा जस्ता। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता, यानी कॉपर और जिंक। Cu प्लस जिडेन, Cu प्लस जिडेन क्या है? मिश्रण है किसका? कॉपर और जिंक का मिश्रण है कौन? पीतल। कौन? पीतल। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क रहेगा आगे, यानी दो चालक को समान दिशा में अगर धारा ले जा रहे हैं तो उनके बीच क्या होगा? ऑप्शन ए चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ऑप्शन बी चालकों में प्रतिध्वनि होगी, ऑप्शन सी चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऑप्शन डी दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी, दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी। तो 63 नंबर का आंसर आप लोग दीजिए कि दो चालक समान दिशा में अगर धारा ले जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब दोनों चालक, दो कंडक्टर समान दिशा में धारा को ले जा रहे हैं तो दोनों कंडक्टरों के बीच क्या होगा? वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, 63 का ए। यानी समान दिशा में ले जा रहे हैं तो आकर्षण, आप विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं तो प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण। ठीक ना? तो 63 नंबर का आंसर दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है? 64 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया है? तो ऑप्शन ए माइकल फैराडे, ऑप्शन बी जेम्स एंडरसन, ऑप्शन सी आर्किमिडीज, ऑप्शन डी चार्ल्स कूलॉम। तो 64 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 64 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा
चार्ल्स कूलाम। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर डी, चार्ल्स कूलाम। जैसे आपको पता होगा कि कूलाम ने एक नियम दिया था, ठीक, कूलाम ने एक नियम दिया था, वहीं कौन सा नियम कि दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बलों को नियंत्रित करने वाला नियम था, Q1 × Q2 अपान डी स्क्वायर, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 64 का क्या हो गया, 64 का डी हुआ ना, 64 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का क्या है, आज ये अंतिम क्वेश्चन है। क्या है अंतिम क्वेश्चन? अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक प्रकार से कहें तो लल्लन टॉप क्वेश्चन, रसगुल्ला टाइप क्वेश्चन, कि कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा के उपस्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी वोल्टमीटर, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, कि कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है कौन? गैल्वेनोमीटर, यानी विद्युत धारा की उपस्थिति को पता लगाता है कि गैल्वेनोमीटर, ठीक ना। गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा की उपस्थिति को हम क्या करते हैं, जानते हैं, पता लगाते हैं, ठीक, गैल्वेनोमीटर, ठीक ना। तो 65 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, 65 का ऑप्शन ए सही है, ठीक। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और आज का टारगेट हमारा है 500 लाइक का, 500 लाइक पूरा करना हमारा आज का टारगेट है। तो टारगेट को ध्यान में रखते हुए आपके पास जो भी स्टडी से रिलेटेड व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उसमें इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।